हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का ये हमारा 18वां पार्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 18वां पार्ट है और उसमें जो बजट शब्दावली का हमारा पिछला वीडियो आया था उसका ये सेकेंड और लास्ट पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी थी बजट से संबंधित उसकी चर्चा की थी और शेष जो बजट शब्दावली है उन सबकी चर्चा इस वीडियो में अब हम आगे करेंगे। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस मिस किए हैं तो उनकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप वे वीडियोस देख सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना है जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये शुरू करते हैं बजट शब्दावली भाग 2 की। सबसे पहले बात करते हैं बजट घाटे की। बजट घाटा क्या होता है? तो किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल आय एवं कुल व्यय में अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। बजट घाटा मतलब किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष भारत में कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार की कुल आय और कुल व्यय में जो अंतर आता है वह जो घाटा आता है वह बजट घाटा कहलाता है। तो बजट घाटा क्या है? किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल आय एवं कुल व्यय के अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय एवं व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरकार की कुल आय एवं कुल व्यय के जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा कहता है। अब जब इस कुल आय और कुल व्यय में पर्टिकुलर किसी वित्त वर्ष की, फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए वित्त वर्ष 2016-17 की या वित्त वर्ष 2015-16 की, तो इसमें जो हमारा अंतर आया जो सरकार की कुल प्राप्त आय और कुल व्यय में, वो बजट घाटा कहलाएगा। और अगर यहाँ पर हम वित्तीय वर्ष की गणना नहीं करते हैं और सरकार के समयावधि की बात करते हैं, मान लीजिए 4 साल 5 साल की, तो सरकार की कुल आय एवं व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और इसमें जो राजकोषीय घाटा होता है इसमें राजस्व एवं पूंजी दोनों को शामिल किया जाता है। राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व से आय जो प्राप्त होती है और उसमें जो खर्च होते हैं उनके अंतर को हम राजस्व घाटा कहते हैं। जो आय हमको राजस्व से प्राप्त होती है और जो आय राजस्व से खर्च होती है उनमें जो अंतर आता है वह राजस्व घाटा कहलाता है। आगे बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी बहुत ही कॉमन सा नाम है, अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं। सब्सिडी, गैस में सब्सिडी, खाद में सब्सिडी, सरकार कई चीजों में हमको सब्सिडी मुहैया कराती है, पेट्रोल में सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या है? जब सरकार कोई भी वस्तु होती है, मान लीजिए जिसका लागत मूल्य है वो बहुत ज्यादा है, मान लीजिए कोई भी वस्तु जिसका लागत मूल्य 10 रुपए है और उसमें से अगर कुछ निर्धारित मूल्य 2 रुपए, 4 रुपए या 6 रुपए सरकार स्वयं वहन करती है और कम दामों पर वो हमको उपलब्ध कराती है तो उसे सब्सिडी कहा जाता है। जो खाद की बात करते हैं, बीज की बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में हम गैस की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, इन सब चीजों में सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है। तो इसके सब्सिडी में क्या होता है कि जो कुल लागत मूल्य होता है उसका कुछ भाग सरकार स्वयं वहन करती है और यह डिपेंड करता है कि वह भाग कितना है, वह कौन सी वस्तु है, इसका निर्धारण भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। आगे बात करते हैं क्रॉस सब्सिडी की। क्रॉस सब्सिडी क्या होता है? तो जब किसी वस्तु की कीमत को किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ाकर कम रखा जाता है तो उसे क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत है वो निर्धारित है, इसकी कीमत को कम रखना है तो जो इसके पैरेलल कोई कीमत है उसको हम बढ़ा देंगे। मतलब इसका सबसे अच्छा अगर उदाहरण देखेंगे तो है रेलवे। रेलवे में हमको जो किराया देना पड़ता है सवारी गाड़ी के लिए, मान लीजिए जो यात्रा करते हैं हम उसमें कम बोझ पड़े, इसके चलते जो माल भाड़ा है उसमें पैसा बढ़ा दिया जाता है। तो ये क्रॉस सब्सिडी है। क्रॉस सब्सिडी का सबसे अच्छा उदाहरण अगर है तो ये रेलवे, मतलब जब पैसेंजर्स के लिए कम बोझ पड़े, उनकी कीमतें ज्यादा ना बढ़े, उनकी कीमतों में सब्सिडी देने के लिए माल भाड़े में वृद्धि कर दी जाती है तो इसको क्रॉस सब्सिडी कहा जाता है। वित्त विधेयक क्या है? तो यह संसद बजट के समय प्रस्तुत किया जाता है। यह जब संसद में बजट प्रस्तुत होता है उस समय वित्त विधेयक
प्रस्तुत किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से नए कर लगाने, पुराने कर संशोधित करने और जो पुराने कर चल रहे हैं उनको जारी रखने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक? यह बजट के समय संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि नए कर लगाने, पुराने कर संशोधित करने या फिर उनको जारी रखने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है। बात करते हैं बाह्य ऋण क्या है। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण बाह्य ऋण कहलाता है। विदेशों से जो हमें ऋण लेना पड़ता है, सरकार के अंतरिम ऋणों को छोड़कर, मतलब देश से बाहर जब हम किसी से भी, सरकार से या संस्था से ऋण लेते हैं तो वह बाह्य ऋण कहलाता है। इसी प्रकार आंतरिक ऋण क्या होता है? सरकार जब गवर्नमेंट देश के अंदर ऋण लेती है, चाहे वो आरबीआई से ऋण ले या फिर किसी पर्टिकुलर बैंक से या फिर किसी संस्थान से, इनसे जब ऋण लेती है तो यह आंतरिक ऋण कहलाता है। मतलब जब सरकार बाहर से, मतलब देश के बाहर से ऋण लेती है तो बाह्य ऋण, और देश के अंदर से ही जब ऋण इकट्ठा करती है तो वह आंतरिक ऋण कहलाती है। बाजार ऋण क्या होता है? तो सरकार द्वारा जनता से बॉन्ड आदि के माध्यम से लिया गया ऋण बाजार ऋण कहलाता है। जो बॉन्ड के माध्यम से, इस पे बॉन्ड बेचकर या बॉन्ड सेल करके जो बाजार से ऋण जनता के द्वारा प्राप्त करते हैं सरकार जो, तो वह जो है बाजार ऋण कहलाता है। मतलब जिसमें जनता डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से सरकार को ऋण मुहैया कराती है। सरकार के बॉन्ड खरीद के जब जनता सरकार को पैसा देती है तो वह बाजार ऋण कहलाता है। अब बात करते हैं ऋण पत्र क्या होता है। तो लिमिटेड कंपनियों के द्वारा लंबी समय अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारित ब्याज दर पर जो हस्ताक्षर होते हैं उसको ऋण पत्र कहते हैं। इसको और अच्छे से समझेंगे कि ऋण पत्र क्या है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, कंडीशन ऋण पत्र में ये है कि कंपनी लिमिटेड होनी चाहिए। तो लिमिटेड कंपनी है, मान लीजिए कोई भी गेल बेल्स, एलएनटीपीसी, कोई भी कंपनी आप लेते हैं, तो कोई भी एक लिमिटेड कंपनी, मान लीजिए आप एनटीपीसी की बात करते हैं, तो उसको जो ऋण चाहिए और लंबी समय अवधि के लिए चाहिए, उसके लिए वो पहले से ही एक ब्याज निर्धारित कर देता है कि अगर आप, मान लीजिए जो इन्वेस्टर है जो पैसा देगा, उस पर ब्याज का पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है और उस पर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं वह पत्र ऋण पत्र कहलाता है। और इसमें यह कंडीशन होती है कि इवन अगर कंपनी का बहुत अधिक लाभ होता है तब भी कंपनी जो निर्धारित ब्याज है उससे अधिक ब्याज नहीं देगी। इवन अगर कंपनी में घाटा भी होता है फिर भी कंपनी जो निर्धारित ब्याज है उतना ब्याज देगी, उससे कम ब्याज नहीं देगी। तो इस प्रकार ऋण पत्र में यह निर्धारित किया जाता है कि जो लिमिटेड कंपनियां हैं वो जो ऋण लेती हैं उन पे जो ब्याज होता है, ब्याज निर्धारण मुख्यतः एकदम स्पष्ट रूप से वही रखा जाता है। बात करते हैं ट्रेजरी बिल की। ट्रेजरी बिल क्या होता है? तो सरकार द्वारा अल्प अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए जो ट्रेजरी बिल है वो जारी किया जाता है। जो सरकार को कम समय के लिए ऋण चाहिए होता है तो वह ट्रेजरी बिल से ऋण को प्राप्त करता है। और इसकी जो समय अवधि होती है वह बहुत ही अल्प होती है, मान लीजिए 90 दिन से 13 सप्ताह तक हुई होती है। और साथ ही साथ इस जो बिल है ट्रेजरी बिल, इसका जो मुख्य उपयोग किया जाता है तो बजट घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है। बजट घाटा क्या होता है इसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में ही की है। तो जब बजट घाटा होता है तो उसको पूरा करने के लिए अल्प समय के लिए सरकार जो है यह बिल निकालती है, जारी करती है और ऋण ले करके बजट घाटे की पूर्ति करती है। आगे बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में कई सारे मद आते हैं। कौन कौन से मद शामिल है? तो पूंजीगत प्राप्तियां देखिए बहुत ही स्पष्ट है। प्राप्तियां हैं तो इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। प्राप्तियां मतलब जो भी चीजें आएंगी, चाहे वो सरकार द्वारा जनता से लिया गया ऋण हो किसी भी माध्यम से, ट्रेजरी बिल से या बॉन्ड से, सरकार द्वारा जनता से लिया गया ऋण, ट्रेजरी बिल के माध्यम से आरबीआई तथा अन्य संस्थानों से प्राप्त बिल, विदेशों से लिया गया ऋण और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए ऋण की वापसी। मतलब कि जितने भी यहां पर ऋण होंगे, मतलब जितनी भी पूंजी की प्राप्ति होती है सरकार को किसी भी मद से, वो लगभग सभी मदें जो है पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक इसी प्रकार जब बात आती है पूंजीगत व्यय की तो इसमें भी निम्न मद आती हैं। उसमें जब व्यय की बात आ रही है तो खर्चे होंगे,
सिंपल सी बात है। तो भूमि निर्माण में, भूमि खरीदने में या भवन निर्माण में या फिर मशीनरी खरीदने में, कलपुर्जों में व्यय, शेयर एवं ऋण पत्रों में जो भी निवेश होता है, ये सारे पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार एवं अन्य सरकार को दिया गया ऋण भी, जो ऋण है वो भी पूंजीगत व्यय की श्रेणी में ही रखा जाता है। अब बात करते हैं योजनागत व्यय की। तो ये क्या होता है? तो योजनागत व्यय केंद्रीय योजनाओं पर होने वाला व्यय कहलाता है। जो सेंट्रल की जो योजनाएं होती हैं, केंद्रीय योजनाएं जितनी भी होती हैं, उन पर जो भी व्यय होता है वो सारा योजनागत व्यय की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बात करते हैं भुगतान संतुलन की। भुगतान संतुलन क्या होता है? तो इसमें देश में वस्तुओं के निर्यात एवं सेवाओं के बदले प्राप्त जो आय प्राप्त होती है और जो पूंजी प्राप्त होती है, उसमें वस्तुओं के आयात एवं सेवाओं के हस्तांतरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब जो भी विदेश से सेवाएं और वस्तुएं हमें मिल रही हैं और जो भी देश से सेवाएं और वस्तुएं उधर जा रही हैं, विदेशों में जा रही हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड भुगतान संतुलन के खाते में रखा जाता है। भुगतान संतुलन मूल रूप से एक खाता है जिसमें इन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब अवमूल्यन क्या है? इसका भी जो संबंध है वो भुगतान संतुलन से ये किस प्रकार से कि जब सरकार द्वारा जानबूझकर भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाता है, तो उसे मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। क्या होता है कि जब मान लीजिए भुगतान संतुलन में उतार चढ़ाव आते हैं, भुगतान संतुलन का जब बजट ठीक नहीं होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जानबूझकर जो भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए मुद्रा का जो मूल्य घटाया जाता है उसको अवमूल्यन कहा जाता है। मूल्यह्रास क्या होता है? तो जब किसी देश में मुद्रा का मूल्य बाजार की शक्तियों के कारण कम हो जाता है तो उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। मतलब जो बाजार की अन्य शक्तियां हैं उन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए जो इंटरनेशनल करेंसी है और भी कई सारे फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं, उनकी शेयर मार्केट है, इन सब चीजों की वजह से जो क्रूड ऑयल, जो इन सब चीजों के जो वजह से जो बाजार में जो मुद्रा है उसका जब मूल्य नीचे होने लगता है तो उसे मूल्यह्रास की श्रेणी में रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की शेष जो हमारे महत्वपूर्ण शब्दावली थी बजट की। अगला वीडियो अर्थव्यवस्था का बहुत ही जल्द आपके साथ पेश होगा एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक करें ये वीडियो और शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। फेसबुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।